वेलकम टू जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट इंदौर एंड जबलपुर। आप सभी का इस ई प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आपको पता है कि जो जीकेएम कैरियर पॉइंट है, जो पिछले 5 सालों की जो सफलता है और उसके आधार पे जीकेएम कैरियर पॉइंट अब ई लर्निंग के ऊपर जोर देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट की भी डिमांड थी कि सर आपकी कोचिंग की ई लर्निंग क्लासेस स्टार्ट करें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा हो। इसलिए हम इसको देखते हुए जो जीकेएम ई लर्निंग जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर क्लासेस लाएंगे। और पिछले 5 सालों में जीकेएम कैरियर पॉइंट ने इंदौर जबलपुर 2 ब्रांच है और पूरे एमपी के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे नर्सिंग के अंदर बहुत सारी जो जॉब्स है उनको दिलाने में उन्होंने मदद की है। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो पिछले 5 सालों में 1000 प्लस सिलेक्शन जीकेएम कैरियर पॉइंट ने दिए हैं और हम ही इसी जीकेएम कैरियर पॉइंट को और भी आगे ले जाना है। और आज अपन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अब क्लासेस लेंगे। इसमें देखो कि जो आज अपन क्लास ले रहे हैं, इसमें आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी क्लासेस होगी। अभी आपको पता है कि एनएचएम का जो एग्ज़ाम है, जो एनएचएम का एग्ज़ाम है 3 अगस्त को, तो उस एनएचएम के एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद में जो प्रीवियस पेपर है एनएचएम किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी क्लासेस आपके ऊपर लाइव भी रहेगी, रिकॉर्डेड भी रहेगी। ठीक है, तो आज अपन एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखो, आपने बहुत जगह लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा होगा कि आपने जैसे आप स्टडी कर रहे थे, जब आप बीएससी या जीएनएम कर रहे थे, उसमें भी आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा था, लेकिन उस टाइम थ्योरी पोर्शन था। और अब जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसमें आपको क्या है, क्वेश्चन निकालने। तो देखो, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, इसमें कितनी स्टेप्स होती है। ठीक है, कोई भी डिजीज़ को किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, किस तरीके से रिहेबिलिटेशन करोगे, और इसकी कौन कौन सी जो आपकी प्रिवेंशन की स्टेज होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई नर्सिंग क्षेत्र के अंदर एग्जाम नहीं है जिसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन नहीं पूछा जाता है। और आप सभी को भी पता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू। एम्स हो गया, सीएच हो गया, व्यापम हो गया, कोई ईएसआईसी हो गया, उसके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। तो आज अपन इसको डील करेंगे कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसका मतलब क्या हुआ, लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या हुआ कि डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से लेवल बने हुए हैं जिससे अपन डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब ध्यान रखना है, ये डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, दूसरा डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, और तीसरा रिहेबिलिटेशन, कि डिजीज़ को प्रिवेंट कर सको वो लेवल कौन सा है। उसके बाद अपन कह रहे हैं कि डिजीज़ को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिजीज़ होगी उसके बाद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कौन से लेवल के अंदर आएगा, उसको अपन को देखना है। और उसके बाद में डिजीज़ होगी, पहले आपके डिजीज़ की प्री कंडीशन थी, फिर डिजीज़ डेवलप होगी, और डिजीज़ डेवलप होने के बाद में अपन रिहेबिलिटेट करेंगे। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि जो डिजीज़ से पहले वाली कंडीशन में उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को वापस लाना, क्या कहलाता है आपका, रिहेबिलिटेशन। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करनी चाहूँ कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि इसमें देखो, इट प्रिवेंट, क्या करेगा आपका, इट प्रिवेंट डिजीज, क्या बोलेंगे अपन, इट प्रिवेंट डिजीज। उसके बाद में किसका, आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजीज, कि अपन को क्या करना है, अपने पास में ऐसे लेवल है जिससे अपन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे लेवल है जो अपन डिजीज़ को, अपन जो डिजीज़ होगी उसके बाद ट्रीट कर सकते हैं, और आपके पास में ऐसा लेवल है जिसके अंदर अपन उसको क्या बोलेंगे, रिहेबिलिटेशन, मतलब वापस क्या करना, रिकवर करना, उसकी जो वापस क्या होती है एबिलिटी को वापस लाना, उसको अपन क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
अब देखो मेनली आपके पास में जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। आप सभी को पता है। देखो कौन कौन से 4 टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। तो देखो मैं टाइप्स की बात करूं, ये टाइप्स, और मैं टाइप्स की बात करूं तो टोटल कितने टाइप्स होते हैं इसके अंदर, 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। अब देखो कौन कौन से 4 टाइप है, क्लियर है। अब देखो मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं, फर्स्ट टाइप का आप सभी को नाम पता है, उसका नाम क्या है, प्रीमोडियल। क्या नाम है, प्रीमोडियल, ठीक है। सेकंड का नाम क्या है, प्राइमरी। सेकंड का क्या नाम है, प्राइमरी। उसके बाद में जो आपका थर्ड लेवल आता है, उस थर्ड लेवल का नाम क्या है, सेकेंडरी। और सेकेंडरी के बाद में लास्ट एंड जो फोर्थ वन लेवल आता है, उसका नाम क्या है, टर्सरी। क्या नाम है उसका, टर्सरी। तो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए और डिजीज का रिहेबिलिटेशन करने के लिए आपके पास में कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। एक तरीका कौन सा हो गया, वो लेवल, कौन सा आपका, वो लेवल जो डिजीज होने से पहले डिजीज के रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर को ही यदि आप एलिमिनेट कर देते हो तो जो ऐसा लेवल होता है, उस लेवल को अपन क्या बोलेंगे, प्रीमोडियल लेवल, क्लियर। उसके बाद सेकंड कौन सा था आपका, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन अभी तक डिजीज नहीं हुई है। आपको इसके अंदर, इस लेवल के अंदर आप क्या करोगे, डिजीज के रिस्क फैक्टर को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। यदि आप किसी भी डिजीज है, उस डिजीज के रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट कर देते हो तो डिजीज होने की जो आपकी रिस्क है, वो रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद में जो आपका थर्ड लेवल आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं अर्ली पैथोजेनिक कंडीशन। देखो इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, प्री पैथोजेनेसिस, मतलब पैथोजेनेसिस से पहली वाली कंडीशन, और उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक। इस फेज को अपन क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक फेज। अब देखो पैथोजेनिक फेज का मतलब क्या हुआ, पैथोजेनिक मतलब पैथोजन। इस फेज के अंदर क्या होंगे, आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर चुका है, इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर चुका है, और पैथोजन एंटर कर चुका है तो अब देखो आपका काम क्या है, आप इसमें 2 ही चीज कर सकते हो। एक तो आप इसका क्या कर लो, अर्ली डायग्नोसिस करो, और दूसरा क्या करो, ट्रीटमेंट करो। यदि आप अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट करते हो तो ऐसी स्टेज होती है, उस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट वन कौन सा था, टर्सरी। अब इस टर्सरी के अंदर देखो ये आपकी कौन सी थी, इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल है वो नॉर्मल रहेगा। ये कौन सी है, प्री पैथोजेनिक कंडीशन है, ये कौन सी है, पैथोजेनिक कंडीशन है। तो देखो जो टर्सरी होगी वो भी पैथोजेनिक कंडीशन होगी, लेकिन ये कौन सी पैथोजेनिक कंडीशन होगी, लेट वाली पैथोजेनिक कंडीशन। कौन सी, लेट पैथोजेनिक कंडीशन, क्लियर है। इसके अंदर जो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया है, अब वो पैथोजन आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, यदि आपने अर्ली डायग्नोसिस नहीं किया, और अर्ली डायग्नोसिस नहीं किया मतलब आपने अर्ली ट्रीटमेंट भी नहीं किया, और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से अब डिजीज क्या हो चुकी है, सीवियर हो चुकी है, और डिजीज के क्या आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन। तो ध्यान रखना ये आपकी लेट पैथोजेनिक स्टेज बोला जाता है, कौन सी, आपकी टर्सरी, क्लियर है। अब देखो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि जो आपका प्रीमोडियल है उसके अंदर क्या होता है, वो कैसा है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, प्राइमरी क्या होता है, इसके अंदर आप कौन कौन से मेजर्स अपनाओगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर अपन क्या देखेंगे कि सेकेंडरी लेवल में आप क्या क्या करोगे, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आते हैं वो सारा। और उसके बाद अपन देखेंगे टर्सरी स्टेज, या क्या देखेंगे अपन, रिहेबिलिटेशन फेज। अब देखो फर्स्ट वन, अब देखो सबसे फर्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या, आपका प्रीमोडियल। प्रीमोडियल, प्रीमोडियल लेवल। अब देखो जो प्रीमोडियल लेवल है, अब प्रीमोडियल लेवल के अंदर क्या होगा, पहली चीज ध्यान रखना, प्रीमोडियल लेवल के अंदर क्या होता है, अपन क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। इस स्टेज के अंदर हमेशा इंडिविजुअल आपका क्या रहता है, हेल्दी रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आपका इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल कैसा होगा, हेल्दी होगा। इंडिविजुअल कैसा होगा, इंडिविजुअल कैसा होगा, हेल्दी होगा। इंडिविजुअल हेल्दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर अभी तक किसी भी पर्सन को क्या है कि इसको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी तक इसको कोई भी डिजीज होने के रिस्क नहीं है। लेकिन इसमें अपन क्या करते हैं कि आगे जाके डिजीज होने के कौन से रिस्क हो सकते हैं, उन रिस्क फैक्टर को ही अपन कम कर दें। तो इस स्टेज का जो मेन मोटो है, इस स्टेज की डेफिनेशन की मैं बात करनी चाहूँ तो इसके अंदर क्या होगा आपका, ये क्या करेगी आपका, इट प्रिवेंट, ये किससे प्रिवेंट करेगी, इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज। जो डिजीज के रिस्क फैक्टर है
उस रिस्क फैक्टर को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, कि जो डिजीज का रिस्क फैक्टर है वो डेवलप नहीं हो उससे पहले क्या करेगी, प्रिवेंशन का काम करेगी। तो जो ऐसी स्टेज है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीमोडियल लेवल या प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सिंपल सी बात ये हुई कि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर क्या कर रहे हो कि रिस्क फैक्टर को क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो। क्या करोगे आपका इसमें, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर। आप क्या कर रहे हो, जो भी रिस्क फैक्टर है उन रिस्क फैक्टर को क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो। तो ध्यान रखना, यदि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अभी तक रिस्क फैक्टर आपका नहीं है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, और आप उस रिस्क फैक्टर को क्या करो, प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उस रिस्क फैक्टर को क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, तो वो लेवल किसके अंदर जाएगा, कौन से लेवल के अंदर आएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोला जाएगा। क्लियर चीज है। अब देखो नेक्स्ट, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि इसका मतलब क्या, इसमें आप क्या दोगे कि भाई ये लेवल जो है, ये रिस्क फैक्टर आप किससे हटा सकते हो, मतलब आप ऐसी क्या चीज करोगे ऐसी जिससे क्या होगा, आपका ये डिजीज या बीमारी होने से पहले ही इस रिस्क फैक्टर को आप क्या कर सको, एलिमिनेट कर सको। तो इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें देखो आप ध्यान रखना मेनली चीजें क्या क्या आती है कि इसकी कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल्स को देखना। ये एग्जाम्पल्स कि मतलब ऐसी क्या चीजें आप करोगे जिससे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर आपकी बॉडी में डेवलप होने से पहले ही क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे। क्लियर चीज है। तो देखो मैं देखो सबसे पहले लिख रहा हूं, इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। एक तो मैं क्या कर रहा हूं, बिहेवियरल, क्या होगा आपका, बिहेवियरल चेंजेस। आप क्या कर दे हो, बिहेवियरल चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, एक तो हो गया बिहेवियर, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं इन्वायरमेंटल। किसकी बात कर रहा हूं, इन्वायरमेंटल चेंजेस। आप क्या करो, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज कर दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं बात करूं आपका बिहेवियर हो गया, उसके बाद आपका एनवायरमेंट हो गया, उसके बाद देखो लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या होगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। एंड नेक्स्ट वन आपका क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन। क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन। देखो ये मेनली 4 कंपोनेंट है। इन 4 कंपोनेंट के आधार पे अपन क्या करते हैं कि डिजीज के जो रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही उनको अपन क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो जो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीमोडियल। अब देखो मैं फर्स्ट एग्जांपल को आपको बता रहा हूं, बिहेवियरल चेंजेस। देखो बिहेवियरल चेंजेस का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का आपको क्या करना है, बिहेवियर को चेंज करना है। क्लियर, बिहेवियर को चेंज कैसे करोगे, जैसे यदि कोई भी पर्सन है, ठीक है, यदि वो कोई भी पर्सन है, उसको बिहेवियर यदि आपको क्या लग रहा है कि जो इसका बिहेवियर है चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, इस मीन्स क्या हो रहा है, जैसे माना कि अपन साइकेट्री की किसी भी बात करें तो इसमें आज के थॉट्स प्रोसेस है उनको आपको चेंज करना है। जैसे कोई, जैसे आप स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के अंदर स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, यदि वो जैसे माना कि स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल ड्रिंकिंग हो गया, यदि उसका फ्रेंड है, उसका यदि फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि वो एल्कोहलिक है, ड्रिंकर है, या जो स्मोकिंग करता है, तो वो उससे प्रभावित होते हैं, और वो उससे प्रभावित होते हैं, वो क्या सीखते हैं, यदि वो देखो यदि इससे आपका ऐसा कोई उसके फ्रेंड सर्कल है, ऐसी चीज़ों में रह रहा है जिससे उसकी हेल्थ क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, तो उसको यदि आप चेंज कर दोगे, उसके फ्रेंड सर्कल को आप चेंज कर दोगे, उसके बिहेवियर को यदि आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा। अभी देखो मैं कह रहा हूं, यदि आपका कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है, आपको भी क्या कह रहा है कि स्मोकिंग करनी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं होती वैसे, लेकिन बता देंगे अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, और अपन उस स्टेज के अंदर क्या बोलते हैं, हाँ सही अच्छी बात है। यदि आप उसको स्मोकिंग से आप ऐसे बोलते हो, यदि अपन हेल्थ एजुकेशन दे, अब देखो बिहेवियर चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसका कॉग्निशन चेंज कर सकते हो, और क्या दे सकते हो, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। यदि आपने हेल्थ एजुकेशन दी कि देख स्मोकिंग आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे आपकी लंग्स की बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी होती है, इसके बाद सीओपीडी होती है, यदि आप उसको समझाते हो और समझाने के बाद में यदि वो उस ग्रुप से अलग हो जाता है, समझ जाता है, इसका मतलब आपने उसमें क्या चेंज कर दिया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्लियर। उसके बाद सेकंड आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस का मतलब मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं आपको, तो इन्वायरमेंट मतलब कोई भी आपका इंडिविजुअल है, वो यदि ऑक्यूपेशनल, जैसे आपने नाम सुना होगा न्यूमोकोनियोसिस का, ठीक है, उसका ऐसा ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन से उसकी क्या होती है, बहुत सारी लंग्स की न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, ठीक है। तो यदि आप क्या करते हो, यदि आपका उसका इन्वायरमेंट यदि आपका क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, तो उससे क्या होगा, न्यूमोकोनियोसिस से वो क्या हो सकता है, आपका प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपका रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होगा, और रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होगा तो डिजीज नहीं होगी,
आपने रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे दो ही चीज के ऊपर। या तो ये पूछा जाता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्लियर क्वेश्चन आता है। आप ये ऑप्शन क्या दिए जाते हैं, क्या दिया जाता है आपका, एक तो प्रीमोडियल, सेकंड क्या दिया जाता है आपका प्राइमरी, थर्ड क्या दिया सेकेंडरी और फोर्थ टर्सरी। तो आपको क्या चूज करना है उसके अंदर, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। और उसके बाद में क्या होता है आपका हेल्थ एजुकेशन, आप उसको हेल्थ एजुकेट करोगे और हेल्थ एजुकेशन की वजह से यदि वो कोई भी गलत चीज के अंदर है, यदि वो गलत किसी उसकी हैबिट्स है, वो अपनी हैबिट्स को सही कर देता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, किसके अंदर आएगा आपका, प्री मॉड्यूल के अंदर। अब देखो इसका एग्जांपल समझो, ध्यान रखना आपको प्री मॉड्यूल के अंदर, प्री मॉड्यूल के अंदर जो मेन चीज देखने को मिलेगी प्री मॉड्यूल, उसके अंदर ध्यान रखना दो चीज को आपको कभी भी नहीं भूलना है। एक तो किसको, आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, किसको, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को, और दूसरा कौन सा हो गया आपका, सेकंड आपका कौन सा हो गया, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। क्लियर चीज है। अब देखो इन दोनों का एग्जांपल, अब मैं कह रहा हूं आपने क्या किया, कोई भी स्मोकर था, क्या था, कोई भी स्मोकर था जो स्मोकिंग कर रहा था, स्मोकर था, उस स्मोकर को आपने क्या दिया, हेल्थ एजुकेशन दी, आपने उसका क्या किया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया, हेल्थ एजुकेशन दी, और हेल्थ एजुकेशन के बाद में वो क्या हो जाता है, नॉन स्मोकर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, नॉन स्मोकर हो जाता है। तो जो ऐसा जो कंडीशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीमोडियल लेवल। तो देखो प्रीमोडियल लेवल आप सभी को समझ में आया कि प्रीमोडियल लेवल के अंदर क्या होता है। और सबसे एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीमोडियल लेवल सबसे बेस्ट किन चीजों के लिए होता है। तो ध्यान रखना सबसे बेस्ट लेवल ये किसके लिए, ये आपका क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर एनसीडी, किसके लिए, एनसीडी। एनसीडी का मतलब क्या हुआ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट कोई लेवल है, उस लेवल का नाम क्या है, प्रीमोडियल लेवल। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो सबसे बेस्ट कैसे, अभी आप सभी को पता है कि जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ऐसी डिजीज जो कॉन्टेक्ट से नहीं फैलती, एयरबोर्न से नहीं फैलती, ड्रॉपलेट से नहीं फैलती, इसका मतलब क्या, ऐसी डिजीज को आप इसके अंदर देखो कौन कौन सी डिजीज, एक डिजीज का नाम आपने सुना होगा हाइपरटेंशन हो गया, क्लियर है, आप सभी को पता है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड कौन सा आएगा आपका, डायबिटीज हो गया, क्लियर। उसके बाद देखो थर्ड इसके अंदर कौन सा आएगा, थर्ड आपने नाम सुना होगा स्ट्रोक आएगा। और उसके अंदर फोर्थ क्या आएगा आपका, कैंसर। कैंसर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये मेनली। तो ध्यान रखना जो मेनली एनसीडी होती है कौन सी आपकी, हाइपरटेंशन आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, डायबिटीज मेलिटस आएगा, उसके बाद में क्या होगा, स्ट्रोक आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, कैंसर आएगा। इनको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट जो लेवल है उस लेवल का नाम क्या है, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ध्यान रखना ये आपका कौन सा लेवल हो गया, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो देखो लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपन ने क्या देखा, फर्स्ट चीज अपन ने ये देखी कि इसके अंदर इंडिविजुअल हमेशा कैसा रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज अपन ने इसके अंदर क्या देखी कि रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही अपन इसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, वो अपन किसको बोलेंगे, प्रीमोडियल को बोलेंगे। और उसके बाद अपन एग्जाम्पल देखे कि भाई कौन से एग्जाम्पल के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उस पर्सन का आप क्या कर सकते हो, बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। उसके बाद में उस पर्सन की लाइफ स्टाइल को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर सकते हो। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन, उसको भी क्या कर सकते हो, चेंज। तो ध्यान रखना ये दो क्वेश्चन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्राइमरी के अंदर नहीं आएगा और हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी के अंदर नहीं आएगा। तो किसके अंदर आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कौन सी जाएगी, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट लेवल आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखो सेकंड लेवल, और जो सेकंड लेवल है उस सेकंड लेवल का नाम क्या है, प्राइमरी। क्या नाम है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या नाम है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब देखो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, अब एक चीज ध्यान रखना, उसके अंदर प्रीमोडियल में इंडिविजुअल कैसा था, हेल्दी था,
उसके अपन रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही एलिमिनेट कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहेंगे लेकिन डिजीज नहीं हुई है। तो जो आपकी ऐसी जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन उसको अपन क्या बोल सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री पैथोजेनिक। कौन सी कंडीशन, प्री पैथोजेनिक फेज। कौन सी फेज हो गई, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा लेवल है जिसको अपन प्री पैथोजेनिक फेज के नाम से जाना जाता है, तो प्री पैथोजेनेसिस फेज का लेवल कौन सा हो गया आपका, प्राइमरी। अब देखो प्री पैथोजेनेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक डिजीज आपकी अकर नहीं हुई है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब डिजीज नॉट अकर, डिजीज नॉट अकर मतलब क्या हुआ, अभी तक डिजीज अकर नहीं हुई है। क्लियर है, ऐसे लेवल को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलेंगे। क्लियर चीज है। अब देखो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि प्री पैथोजेनेसिस, इसका मतलब ध्यान रखना है इसके अंदर क्या होगा, इन दिस लेवल रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट। क्या होगा, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है बट डिजीज नॉट अकर। ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो देखो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की डेफिनेशन आप सभी को समझ में आ गई। क्या डेफिनेशन है कि यहाँ आपका रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन अभी तक डिजीज नहीं हुई है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, डिजीज नहीं, और रिस्क फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं उसको अपन पहले ही एलिमिनेट कर रहे हैं, किसके अंदर जाएगा, आपका प्री मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसको प्री पैथोजेनिक फेज बोलते हैं। दूसरा अपन क्या कह रहे हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर आपका प्रेजेंट है लेकिन डिजीज नहीं हुई है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसका मतलब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप क्या करोगे कि ऐसे एक्शंस लो। अब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, आपको डिजीज नहीं हुई है और न तो डिजीज आपको होने देनी है। मतलब प्रिवेंशन का मतलब क्या हुआ कि आपको डिजीज से प्रिवेंट करना है। अब आपको डिजीज से प्रिवेंट करना मतलब आपको क्या करना है कि ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे आपकी रिस्क फैक्टर एलिमिनेट हो जाए और डिजीज नहीं हो। तो इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, एक्शन टेकन प्रायोर टू डिजीज अकर। अपन क्या कह रहे हैं कि डिजीज अकर होने से पहले ही यदि आप ऐसे एक्शंस ले लो जिससे क्या हो, डिजीज नहीं हो। तो यदि आपकी ये लाइन लिखी हुई आ रही है, क्या लाइन लिखी हुई मेंशन की क्वेश्चन के अंदर कि एक्शन टेकन प्रायर टू डिजीज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो वो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा आपका, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन सा होगा आपका, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और ध्यान रखना जो आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमेशा किस जगह अप्लाई होगा, तो ध्यान रखना प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन उस जगह अप्लाई होगा जहां रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन डिजीज नहीं हुई है। ध्यान रखना रिस्क फैक्टर यदि प्रेजेंट है तो ही आपका प्राइमरी लेवल आएगा, और यदि आपका रिस्क फैक्टर नहीं है इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, आपका प्री मॉड्यूल आ जाएगा। क्लियर, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना ये अप्लाई कहां होगा आपका, अप्लाई इट अप्लाई, ठीक है, इट अप्लाई व्हेन रिस्क फैक्टर क्या होंगे आपके, रिस्क फैक्टर क्या होंगे आपके, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, क्या होंगे, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट लेकिन डिजीज अभी तक आपकी क्या हुई हो, डिजीज यदि आपकी अभी तक अकर नहीं हुई हो, ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, या ऐसे लेवल को अपन क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोला जाए। क्लियर चीजें, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की डेफिनेशन समझ में आई। देखो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो आपको क्या याद रखनी है, प्री पैथोजेनिक फेज। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिजीज नहीं हुई है। क्लियर चीज है। और उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या करें, एक्शन टेकन प्रायर टू डिजीज। ऐसे वो सारे एक्शंस लो जिससे रिस्क फैक्टर जो प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट कर दें, और रिस्क फैक्टर यदि आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो उससे क्या होगी, डिजीज नहीं होगी। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट इस लेवल है, उस लेवल की जो आपकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर एक चीज आप लिखी होगी, ऑल कंपोनेंट ऑफ हिंड्रेंस एंड रिड्यूसिंग अकरेंस ऑफ डिजीज। ये लाइन आपकी क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो ये भी किसका मतलब होता है, देखो क्या लिखा था आपका, ऑल कंपोनेंट ऑफ हिंड्रेंस एंड reduce occurrence of disease।
कि आप क्या कर रहे हो कि डिजीज को होने से रिड्यूस कर रहे हो। वो सारे मेजर्स, वो सारे कंपोनेंट्स जो आप यूज करते हो किसको, आपका एक तो हिंड्रेन का मतलब आप कम करने के लिए, और किसके लिए, आपका रिड्यूस अकरेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, अब देखो आपके पास में 4 पॉइंट्स आ गए। प्री पैथोजेनिक कंडीशन, दूसरा पॉइंट क्या आया, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट लेकिन डिजीज अब्सेंट, अभी तक डिजीज नहीं हुई है। उसके बाद अपन क्या करें कि वो सारे एक्शंस जो डिजीज होने से पहले लिए जाते हैं किसके अंदर आएगा, आपका प्राइमरी के अंदर। और चौथा कौन सा आपका हो गया कि ऑल कंपोनेंट ऑफ हिंड्रेंट एंड रिड्यूस अकरेंस ऑफ डिजीज। क्लियर चीज है, तो ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखो इसके एग्जांपल्स को समझना वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। अब देखो एग्जांपल, अब मैं कह रहा हूं एक्शन टेकन, एक्शन टेकन टेकन प्रायोर टू डिजीज अकर, कि कौन कौन से एक्शंस ऐसे लेते हैं जो आप डिजीज होने से पहले एक्शन लेते हो जिससे डिजीज नहीं होगी। क्लियर चीज है। अब देखो फर्स्ट, अब मैं फर्स्ट की बात करूं तो यदि आप क्या करते हो, मैं बात करूं वियर हेलमेट, क्या हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं, वियर मास्क, वियर ग्लव्स, क्या होगा आपका वियर पीपीई किट। क्या कह रहे हैं अपन, क्या एग्जांपल हो गया आपका, वियर हेलमेट, वियर मास्क, वियर ग्लव्स, वियर पीपी किट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आप क्या करो, प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक्शन टेकन देखो सबसे फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, वियर हेलमेट। वियर हेलमेट का मतलब क्या हुआ कि देखो अपन क्या करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं घूमने, या अपन कहीं भी, अपन मार्केट कहीं भी जाते हैं, तो अपन क्या करते, जैसे ही अपन ने बाइक उठाई और सबसे पहले आप क्या लगाओगे, हेलमेट पहनोगे। हेलमेट क्यों पहनते हैं, आप हेलमेट इसलिए पहनते हो यदि मैं जा रहा हूँ घर से बाहर, ठीक है, और उस टाइम यदि आपका, मैं मार्केट जाता हूँ, कहीं भी यदि एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, पहले ही आपकी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, हेलमेट यूज कर। मतलब अभी तक आपको पता नहीं है कि एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, रिस्क है कि नहीं है। इसका मतलब रिस्क फैक्टर तो है कि एक्सीडेंट हो भी सकता है, और एक्सीडेंट हो सकता है, इसका मतलब आप उससे पहले ही क्या प्रिवेंट कर रहे हो, उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए क्या पहन रहे हो, हेलमेट पहन रहे हो। तो क्या होगा, यदि आपका एक्सीडेंट होगा तो ये आपका हेड क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो आपकी वो हेड क्या हो गया, आपका इंजर्ड होने से बच गया। तो ये क्या आपने क्या करा, डिजीज होने से पहले, इंजरी होने से पहले ही आपने प्रिकॉशंस कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो वियर मास्क। अपन क्या कहीं भी गैदरिंग में जाते हैं आप मास्क, अब देखो वियर मास्क, मास्क मतलब क्या होगा, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई भी वायरल डिजीज है, उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मास्क पहन लें। अपन पहले ही मास्क पहन ले, क्या होगा, आपका एयरबोर्न इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जो भी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएंगे, तो आपने इससे प्रोटेक्ट कर लिया। ग्लव्स, ग्लव्स आप क्यों पहनते हो कि ग्लव्स में क्या होगा, कोई भी बॉडी का सिक्रेशन है वो आपकी बॉडी के टच नहीं हो, और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज नहीं हो। उसके बाद में क्या होगा, आपका पीपीई किट। पीपीई किट अपन क्या, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी हेल्थ केयर इंडिविजुअल होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पहनता है, पीपीई किट पहनता है। तो ये क्या होगा, आपने डिजीज होने से पहले आपको कोई रिस्क फैक्टर तो यहाँ सब प्रेजेंट है कि देखो आप यदि मास्क नहीं लगाया, यदि आप कोविड वार्ड में जा रहे हो, ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में जा रहे हो, आपने मास्क नहीं लगाए, इसका मतलब वहां से ट्यूबी या कोविड होने के रिस्क आपको है, लेकिन आपने क्या कर दिया, मास्क पहनते ही उस रिस्क फैक्टर को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और रिस्क फैक्टर एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब आपको क्या नहीं होगी, डिजीज नहीं होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर अपन ने क्या लिखा, प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज, कि ऑक्यूपेशनल डिजीज को प्रिवेंट, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल क्या करता है, ऑक्यूपेशन मतलब उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है, जैसे कोयल की फैक्ट्री होगी, कोई भी आपकी जो खान होगी उसके अंदर काम करता है, ठीक है, जो मील्स है उसके अंदर काम करेगा, तो वो वहां जाएगा, वह काम करेगा, तो उसको अपन क्या, उसको क्या न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है। अब न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है तो अपन उसको क्या दे सकते हैं, उसको अपन क्या कह सकते हैं, वो अपने खुद को बचने के लिए क्या यूज कर सकता है, तो वो क्या यूज कर सकता है, तो वो मास्क यूज कर सकता है। यदि वो मास्क यूज करेगा तो जो बहुत सारी डस्ट होती है वो डस्ट किस में नहीं जाएगी, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगी, और डस्ट आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगी तो न्यूमोकोनियोसिस नहीं होगा, म्यूकोज इरिटेट नहीं होगी। तो इसमें आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो भी आप मेजर्स यूज करते हो, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे, आपके प्राइमरी के अंदर आएंगे। तो देखो एक्शन टेकन समझ में आया, वियर हेलमेट हो गया, आप मास्क पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, पीपी किट पहनते हो, और उसके बाद में प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट बात करूं सेकंड एग्जांपल की, और जो सेकंड एग्जांपल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। कौन सा,
स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब देखो आप क्या करते हो, डिजीज होने से पहले ही कुछ एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हो कि आपकी बॉडी को क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, उसके लिए आप मेजर्स अपनाते हो। देखो कौन कौन से स्पेसिफिक जो आपके प्रोटेक्शन है। देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका इम्यूनाइजेशन। कौन सा? इम्यूनाइजेशन। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कौन सा हो सकता है आपका? वैक्सीनेशन। कौन सा? वैक्सीनेशन। क्लियर है? उसके बाद देखो थर्ड एग्जाम्पल एक आपका इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया। उसके बाद देखो आप क्या कर रहे हो, IF टैबलेट। कौन सी? आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट ले रहे हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करूं, कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा। कीमो, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा। कौन सा आपका? कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा आपका? कीमो प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, ऑफ विटामिन ए। ठीक है, ये अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस करना। और उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आपका? क्वारंटाइन। कौन सा हो गया आपका? क्वारंटाइन। ध्यान रखना, जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। भले आपका NHM का एग्जाम हो, भले आपका CHO का एग्जाम हो, भले आपका व्यापम का एग्जाम हो, ठीक है, भले आपका एम्स का एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो फर्स्ट कौन सा आपका? इम्यूनाइजेशन। अब देखो इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, इम्यूनाइजेशन मतलब आप वैक्सीनेशन कर रहे हो कि आपकी बॉडी को क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंस डाल रहे हो जिसमें आपकी बॉडी से इम्यूनिटी बने, और आपकी इम्यूनिटी बनेगी तो आगे जाके डिजीज को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, जैसे आप इसमें देखो सेकंड वैक्सीनेशन की मैं बात करूं, एग्जांपल ले लेता हूं BCG। कौन सा? BCG। जो BCG वैक्सीन है वो BCG लाइव वैक्सीन है। और ये BCG वैक्सीन अपन कब लगाते हैं? जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ होते ही क्या लगाते हैं अपन? BCG की वैक्सीन लगाते हैं। अब देखो जैसे ही बर्थ हुआ BCG की वैक्सीन अपन क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ये किससे प्रिवेंट करेगी आपका? ये किससे प्रिवेंट करेगी? इट प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या करेगी आगे जाके इस नियोनेट के अंदर, इस चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, आगे जाके TB नहीं हो, ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो, अपन पहले ही वैक्सीनेट कर दें उसको, और वैक्सीनेट करेगी, उसकी बॉडी एक्टिवली काम करेगी, और बॉडी एक्टिवली काम करने के बाद में इस BCG की वजह से क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस के जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई है, जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, उसके प्रति क्या बना लेगी? एंटीबॉडी बना लेगी। अब जैसे ही भविष्य में आगे आपका क्या होगा, जैसे ही उसको ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम आएगा, आपकी बॉडी में एंटर किया, तो पहले से आपने BCG दे दी, और BCG दे दी इसका मतलब आपने क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया। तो ये आपने क्या? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, आपने डिजीज होने से पहले चीजें यूज करी। उसके बाद में देखो IF टैबलेट। IF का मतलब क्या होता है? आयरन एंड फोलिक एसिड। क्या मतलब होता है आपका? आयरन एंड फोलिक एसिड। आप सभी को पता है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उस प्रेग्नेंट लेडी को आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, भले वो हेल्दी हो, जिसका हेमोग्लोबिन नॉर्मल हो, तो भी आजकल गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया है कि आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट देनी है। अब आप सभी को पता है कि जो फोलिक एसिड है वो तो हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, और जो आपका आयरन है वो हमेशा किस में दिया जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। तो ये अपन क्यों दे रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसको एनीमिया नहीं हो, उसको क्या नहीं हो? एनीमिया नहीं हो। यदि उसको एनीमिया नहीं होगा तो बच्चे के ऊपर क्या होगा? आपका इफेक्ट नहीं आएगा, बच्चा एनीमिक नहीं होगा, बच्चा न्यूट्रिएंट जो आपका बच्चे के अंदर अंडर न्यूट्रिएंट पैदा नहीं होगा, तो वो भी किसके अंदर आएगा? इसका मतलब ये भी आप क्या कर रहे हो? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट, कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा। मतलब क्या हुआ कि आप कोलेरा डिजीज होने से पहले आप क्या कर रहे हो? कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, डिजीज होने से पहले उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यदि आप मेडिसिन ले रहे हो, वो किसके अंदर जाएगी? आपकी प्राइमरी में जाएगी। उसके बाद में देखो कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन ए। कौन सा आपका? कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन ए। अब देखो, या प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन ए, आप सभी को पता है कि विटामिन ए चाइल्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और चिल्ड्रन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यदि किसी भी चाइल्ड के अंदर, किसी भी इन्फेंट के अंदर, किसी भी चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट के अंदर इस विटामिन ए की कमी हुई तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और आप सभी को यह भी पता है कि चाइल्ड के अंदर ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज का नाम क्या है? विटामिन ए। तो आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं हो, उससे पहले ही आप क्या यूज कर रहे हो? विटामिन ए दे रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? उसको आगे जाके विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। और उसके बाद देखो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप सभी इन दो चीजों में कंफ्यूजन, एक का नाम है क्वारंटाइन और दूसरे का नाम है आइसोलेशन।
ध्यान रखना क्वारंटाइन हमेशा किसके अंदर जाएगा, प्राइमरी के अंदर जाएगा। प्राइमरी के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि देखो क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, आप सभी को बेसिकली पता है कि क्वारंटाइन का मतलब होता है कि उसका जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है वहां तक उसको क्या करना, सेपरेट करना। क्वारंटाइन का मतलब भी ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है, मैक्सिमम जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है उस तक क्या करना, किसी भी पर्सन को सेपरेट करना क्या कहलाएगा, सेपरेट करना क्या कहलाएगा, क्वारंटीन कहलाएगा। तो ध्यान रखना, आप डिजीज हो उसको देखो, उसको क्वारंटीन रिस्क है, उसको रिस्क क्या है कि उसको जैसे माना कि आपने, ये सबसे अच्छा जो एग्जांपल है कोविड है, ठीक है, कोविड-19 आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो जैसे अपन किसी भी कोविड-19 पर्सन से यदि कांटेक्ट में आते हैं, इसका मतलब अपने रिस्क तो है। अब अपन क्या होते हैं, खुद क्वारंटीन हो जाते हैं या सेल्फ क्वारंटीन हो जाते हैं। यदि आप सेल्फ क्वारंटीन हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप में ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, अभी तक डिजीज नहीं हो, रिस्क फैक्टर है, तो आप क्या करते हो, दूसरों से सेपरेट हो जाते हो, जिससे क्या होगा, दूसरों को क्या नहीं होगी, डिजीज नहीं होगी। तो ये भी किसके अंदर आएगा आपका। तो ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, क्या होगा, क्वारंटीन हमेशा किसका पार्ट होता है आपका, किसका पार्ट होगा आपका, प्राइमरी का। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो मैं कह रहा हूं इसके एग्जांपल में हेल्थ एजुकेशन। अब देखो मैंने हेल्थ एजुकेशन एक तो किस में बताया था, प्रीमोडियल, ठीक है, और दूसरा मैं वापस किस में बता रहा हूं आपका, किस में बता रहा हूं, प्राइमरी के अंदर, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अब देखो मैं दोनों में बता रहा हूं, पहले तो मैंने किस में बताया था, प्रीमोडियल में, वापस मैं यहाँ प्राइमरी में भी लेके आ गया हूं। इसका रीजन ये, यदि आपके ऑप्शंस में प्रीमोडियल दे रखा है तो आप इन दोनों को प्रीमोडियल के अंदर ही काउंट करना है, और यदि जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अंदर प्रीमोडियल दे ही नहीं रखा है तो आप किसको चूज करोगे। तो ध्यान रखना, ऑलवेज हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन गोज इनटू प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर है, तो ये किसके एग्जांपल हो गए आपके, प्राइमरी प्रिवेंशन के। तो देखो प्राइमरी प्रिवेंशन आप सभी को समझ में आया, देखो क्या क्या मोस्ट चीजें याद प्राइमरी प्रिवेंशन में आपको ध्यान में रखनी है। एक तो देखो अपन ने क्या कहा था, एक तो देखो इसमें देखो मैं प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करूं, ये देखो प्राइमरी प्रिवेंशन, अपन ने प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या देखा था, ये प्रीमोडियल है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये आपका प्राइमरी क्या कहता, प्री पैथोजेनिक कंडीशन है। दूसरा अपन ने क्या, डिजीज अभी तक नहीं हुई है। तीसरा अपन क्या करें, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिजीज नहीं हुई है। फिर अपन और क्या करें कि प्राइमरी प्रिवेंशन कहां लागू होगा, कहां अप्लाई होगा, जहां रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, जहां रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है वहां कौन सा होगा, प्राइमरी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करें, एक्शन टेकन प्रायर टू, डिजीज होने से पहले आप जो भी एक्शन लेते हो वो सारा किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा आपका, प्राइमरी में। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन ने क्या कहा था कि ऑल कंपोनेंट ऑफ मेमोरी, ऐसे सारे कंपोनेंट्स, ऐसे सारे मेजर्स जो आप यूज करते हो किसको, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट, तो देखो फिर अपन एग्जांपल पढ़ेगी भाई कौन से एक्शन आप ले सकते हो, हेलमेट वाला हो गया, वियर मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, पीपी किट हो गया। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल डिजीज को प्रिवेंट करना, ये सारा हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन देखा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इम्यूनाइजेशन, उसके बाद वैक्सीनेशन, ऑल आर वैक्सीनेशन। उसके बाद में क्या होगा, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद में क्या होगा, कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा, ठीक है, कोलेरा को प्रिवेंट करने के लिए आप दवाई दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए दे रहे हो, और क्वारंटाइन। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे एग्जांपल्स किसके, आपके प्राइमरी के। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया, हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ये कब आएंगे, जब आपका प्रीमोडियल लेवल नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, तो किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, प्राइमरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट कौन सा आएगा, एक आपका प्रीमोडियल हो गया और उसके बाद में क्या हो गया, प्राइमरी। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लेवल है उसका नाम क्या है, सेकेंडरी लेवल का नाम क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या नाम है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब देखो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब एक तो आपकी प्रीमोडियल था, जो अपन प्रीमोडियल उसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल। प्राइमरी था, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्री पैथोजेनिक कंडीशन। इसका मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक कंडीशन। क्लियर है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, इसको अपन बोलते हैं पैथोजेनिक फेज। कौन सी फेज होगी आपकी, पैथोजेनिक फेज। और पैथोजेनिक फेज में भी अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है हमेशा अर्ली, कौन सी, अर्ली पैथोजेनिक फेज। ध्यान रखना, अर्ली पैथोजेनिक फेज कौन सी होती है आपकी, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को बोला जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको ये करना है कि इसमें देखो डिजीज हो चुकी है, इसके अंदर आपको क्या होगी, डिजीज आपकी हो चुकी है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो डिजीज है
उस डिजीज के ट्रांसमिशन को रोकना है। क्या करना है आपको, डिजीज के ट्रांसमिशन को इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना है, उसको रिकवरी करनी है। तो उसको अपन किसके अंदर मानेंगे, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, आपका कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन इनिशियल, किसके अंदर, इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। देखो समझ में आया इसकी डेफिनेशन। अपन देखो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन किसे बोलेंगे, तो देखो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या बोलेंगे अपन, कि कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कि डिजीज हो चुकी है, अब डिजीज हो चुकी है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर भी था, डिजीज आपकी डेवलप हो गई, अब इस डिजीज को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, मेजर्स अपनाने। और फिर मैंने क्या कहा, डिजीज को कहाँ रोकना, आपका इनिशियल स्टेज के अंदर, एंड आपको क्या करना है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कि वो डिजीज आपकी सीवियर नहीं हो, आप डिजीज को अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोसिस करें और उसका क्या करें, ट्रीटमेंट। तो वो किसके अंदर आएगा, आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। क्लियर चीज है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसमें आपका क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस। क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी फेज है जिसके अपन क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, क्या करते हैं अपन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अर्ली डायग्नोसिस इन विच फेज या इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, किसके अंदर काउंट करोगे, तो आपको किसके अंदर काउंट करना है, सेकेंडरी के अंदर काउंट करना है। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप कोई भी डिजीज है, जैसे मैंने क्या कहा था कि कोलेरा के लिए यदि आप कीमोप्रोफाइलैक्सिस यूज कर रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी में। यदि किसी को कोलेरा हो गया है और कोलेरा होने के बाद में, कोलेरा हो गया है किसी भी इंडिविजुअल को, कोलेरा होने के बाद में यदि आप उसको टेट्रासाइक्लिन देते हो, ठीक है, तो वो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया, सेकेंडरी हो गया। क्लियर। तो ये आपका होगा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसका की पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, इसमें क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका की पॉइंट है, मेन इसका मतलब होता है। अब देखो इसके एग्जांपल से अपन समझते हैं। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, आपका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या कह रहे हैं अपन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब देखो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का एग्जांपल समझो। अब मैं कह रहा हूं अर्ली डायग्नोसिस, क्लियर है। अब देखो अर्ली डायग्नोसिस का एग्जांपल समझना। अर्ली डायग्नोसिस का मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। अपन क्या कह रहे हैं, यदि आप किसी भी पर्सन को आपको क्या चेक करना है, कि माइक्रोस्पुटम आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, माइक्रो, जैसे मैं कह रहा हूं, देखो अर्ली डायग्नोसिस फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। क्या एग्जांपल लिया मैंने, कि आप क्या कर रहे हो, अर्ली डायग्नोसिस किससे कर रहे हो, एसिड फास्ट बेसिलाई। क्लियर बात है। जो एसिड फास्ट बेसिलाई, क्लियर बात है। और जो आपके एसिड फास्ट बेसिलाई है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, दो डिजीज करता है ये भाई। जो आपका एसिड फास्ट जो बेसिलाई है, जो बैक्टीरिया, वो दो चीज करता है। एक तो आपका क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस करता है, और दूसरा क्या करता है, आपका लेप्रोसी करता है। क्लियर है। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले ही अपन क्या कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस। जैसे ही आपको पता लगा कि इसको रिस्क हो सकता है, तो आपने किसका किया, अर्ली डायग्नोसिस किसका कर दिया, कि भाई इसमें एसिड है, जो आपका एसिड फास्ट बेसिलाई, इसका रिस्क तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने अर्ली डायग्नोसिस किया और आपको पता चला, आपको क्या पता चला कि इसको क्या है, किसका इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का। किसका इन्फेक्शन प्रेजेंट है, लेप्रोसी का। तो आप इसमें क्या करोगे, अर्ली ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे, अर्ली ट्रीटमेंट। क्या करोगे, आपका अर्ली ट्रीटमेंट क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। अब देखो अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, मतलब आप क्या यूज कर सकते हो, डॉट्स यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, MDT। देखो जो आपका एसिड फास्ट बेसिलाई है, इसको रोकने की दो ही डिजीज करता है मेनली, और दो डिजीज करता है, एक ट्यूबरक्लोसिस करेगा, एक लेप्रोसी करेगा। और ट्यूबरक्लोसिस करेगा तो आप अर्ली मैनेजमेंट में क्या चला दोगे, डॉट्स चला दोगे। डॉट्स का मतलब आप सभी को पता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स,
ठीक है, जो आपका 6 मंथ का क्या होता है कोर्स होता है, ट्यूबरक्लोसिस को कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। क्लियर। और उसके बाद में क्या होगा, एमडीटी का मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब क्या होगा, मल्टी ड्रग थेरेपी। और मल्टी ड्रग थेरेपी किसके अंदर यूज की जाती है, आप सभी को पता है किसके अंदर यूज की जाएगी, लेप्रोसी के अंदर। किसके अंदर, लेप्रोसी के अंदर। तो लेप्रोसी को ट्रीटमेंट करने के लिए यदि किसी को लेप्रोसी या जो आपका एसिड फाइज का इन्वेजन है, तो आप एमडीटी चला दो। और एमडीटी चलाओगे तो क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड क्या हो जाएगा आपका, ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा आपका, सेकेंडरी के अंदर है। अब देखो सेकेंडरी के मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जांपल्स में आएगा। देखो क्वेश्चन दो चीज से बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी का की पॉइंट क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। दूसरा इसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक कंडीशन। ठीक है, उसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल। अब देखो इसके एग्जाम्पल समझना, सेकेंडरी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। क्लियर बात है। अब देखो फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, ऑल स्क्रीनिंग। क्या होगा आपका, ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट। आप क्या कर रहे हो, किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हो। अब देखो कैसे स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हो, आपने नाम सुना होगा, एक का नाम क्या है, मॉन्टेक्स। क्या नाम है, मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आपने नाम सुना होगा कौन सा आपका, पेप स्मीयर। कौन सा हो गया आपका, पेप स्मीयर। उसके बाद में कौन सा हो गया आपका, BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और उसके बाद में कौन सा हो गया आपका, TSE। कौन सा हो गया आपका, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। क्लियर, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब देखो मॉन्टेक्स जो आपका टेस्ट होता है वो किसके लिए स्क्रीनिंग करता है, मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए, आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट है टीबी के लिए। क्लियर बात है। उसके बाद देखो पेप स्मीयर किसके लिए करते हैं अपन, पेप स्मीयर अपन किसके लिए करते हैं, तो ये अपन करते हैं जो आपका सर्वाइकल कैंसर होता है, उस सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपन किसके लिए, जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है, कौन सा आपका, ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है, उस ब्रेस्ट के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, उस ब्रेस्ट को कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अर्ली क्या करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा, आपका जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस के कैंसर को आपको क्या करना है, प्रिवेंट करने के लिए, या उस टेस्टिकुलर कैंसर है या नहीं है, उसके रिस्क है या आपका स्क्रीनिंग क्या प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हो। तो जितने भी सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है किसमें जाएंगे, कोई सा भी स्क्रीनिंग टेस्ट यदि आपको दे दिया जाए, आपको आंख बंद करके क्या आपको राइट करना है, सेकेंडरी लेवल। तो समझ में आ गया स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद देखो सेकंड में एग्जांपल कह रहा हूं, और सेकंड जो एग्जांपल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम। क्या कह रहा हूं मैं, आपका बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, आपके ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट के जितने सारे प्रोग्राम्स है वो सारे प्रोग्राम किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी के अंदर आएंगे। अब देखो गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम सेकेंडरी के अंदर क्यों आते हैं, आपने नाम सुना होगा, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कालाजार प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल। तो ये सारे कंट्रोल प्रोग्राम कब आए, क्योंकि डिजीज हुई, डिजीज होने के बाद में क्या गवर्नमेंट ने वो प्रोग्राम चलाया। तो गवर्नमेंट के जितने सारे प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम यदि आपके ऑप्शन में दे दिया जाए, पूछा जाए कि नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन या विच टाइप लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो आपको क्या आंसर करना है, सेकेंडरी करना है। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। थर्ड में क्या कर रहा हूं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। क्या कह रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट। आप क्या कर रहे हो, ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डिजीज का, किसी भी इन्फेक्शन का, किसी भी पैथोजेनेसिस कंडीशन का यदि ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग का यूज करते हो, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका किसके अंदर आएगा, आपका सेकेंडरी के अंदर आएगा। और ड्रग्स की मैं बात करूं, देखो ये कौन सी, आपने थेरेपी की बात करें, डॉट्स, किसकी बात करें, डॉट्स किसके अंदर आएगा, आपका सेकेंडरी के अंदर आएगा। यदि आप कोलेरा हो गया किसी को, उसको ठीक करने के लिए आप जो मेडिसिन देते हो वो किसके अंदर आएगी, आपकी इसके अंदर आएगी। किसी भी पर्सन को टाइफाइड हो गया है और उस टाइफाइड को ठीक करने के लिए आप जो मेडिकेशन देते हो वो मेडिकेशन किसके अंदर आएगी, आपकी, क्योंकि उसको डिजीज हो गई है। और डिजीज होने के बाद में आप उसका ट्रीटमेंट करते हो तो वो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट में एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, फोर्थ नंबर, वो कौन सा होगा आपका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स।
क्या करें अपन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स का मतलब आप क्या कर रहे हो, बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हो। और आप सभी को ये पता है कि दो चीजें होती, एक तो होती है इम्यूनोग्लोबिन्स और दूसरा देखो, एक होती है इम्यूनोग्लोबिन्स और दूसरी कौन सी होती है, वैक्सीन। वैक्सीन हमेशा क्या करती है, वैक्सीन हमेशा क्या करती है, प्रिवेंटेबल फॉर्म होती है। और जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स होती है वो क्या होती है आपकी, इससे क्या होता है आपका ट्रीटमेंट होता है। और ये क्या करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। जिस जगह इम्यूनोग्लोबिन वर्ड आ जाए, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ट्रीटमेंट से लेना है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखो इम्यूनोग्लोबिन्स के, पहले मैं वैक्सीन के बताऊंगा, फिर देखो इम्यूनोग्लोबिन्स। अब देखो वैक्सीन के, आप क्या करते हो, किसी पर्सन को टिटनेस है, ठीक है, किसी पर्सन को अपन टिटनेस से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी आप वैक्सीन का यूज करोगे, टीडी। पहले टीटी था, इसका नाम क्या चेंज हो गया, टीडी हो गया। अब किसी भी पर्सन को टिटनेस नहीं हो, ठीक है, उससे प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सी वैक्सीन का यूज करते हो, टीडी वैक्सीन। क्लियर। तो वो किसके अंदर जाएगा, आपका वैक्सीनेशन के अंदर। और ये क्या करेगा आपका, उस टीडी के, उस जो आपके जो टिटनेस है उसके रिस्क को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये किसके अंदर चला जाएगा, आपका प्राइमरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन इम्यूनोग्लोबिन्स का मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो आपका टिटनेस है, किसी भी पर्सन को टिटनेस था या टिटनेस का सीरम यूज कर रहे हो, किसी भी पर्सन को टिटनेस हो गया है। अब टिटनेस हो गया तो आपके पास में इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो आप क्या यूज करोगे, तो आप क्या यूज करोगे, टिटनेस। क्या यूज करोगे, टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन्स यूज करोगे। क्या करोगे, टिटनेस की इम्यूनोग्लोबिन्स यूज करोगे। और टिटनेस की इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब आप क्या कर रहे हो, टिटनेस का ट्रीटमेंट कर रहे हो। और टिटनेस का ट्रीटमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कि इसके अंदर ट्रीटमेंट नाम आता है कि क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ध्यान रखना, कोई भी यदि इम्यूनोग्लोबिन्स आप यूज करते हो, भले आप टिटनेस के लिए यूज करो, भले आप रेबीज के लिए यूज करो, ठीक है, आपसे रेबीज हो गया, टिटनेस हो गया, ठीक है, डिप्थीरिया के लिए, किसी के लिए यदि आप क्या करते हो, इम्यूनोग्लोबिन्स यूज करते हो, वो इम्यूनोग्लोबिन्स किसके अंदर जाएगी, सेकेंडरी के अंदर जाएगी। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर देखो फिफ्थ नंबर में क्या कर रहा हूं, यदि आप क्या यूज कर रहे हो, डॉट्स यूज कर रहे हो, तो ध्यान रखना डॉट्स भी किसमें जाएगा, आपका सेकेंडरी के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्या नाम है, आइसोलेशन। देखो दो वर्ड हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, क्वारंटीन एंड आइसोलेशन। और मैं कह रहा हूं 70% स्टूडेंट है वो कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या कंफ्यूजन रहते हैं, सर क्वारंटीन किस में करें, आइसोलेशन किस में करें। ऑलवेज ऑलवेज इन दोनों की डेफिनेशन यही कह रही है कि जो क्वारंटीन की डेफिनेशन क्या कर रही है कि मैक्सिमम इंक्यूबेशन तक आपको क्या करना है, उसको आइसोलेट करना है। क्या हो गया आपका, प्राइमरी हो गया, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब जैसे अपन क्या, देखो ट्यूबर, आपने देखा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस है, और उस ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को अपन क्या करें, अलग वार्ड में रखते हैं। आपने मेनिंजाइटिस नाम सुना होगा, जो इन्फेंटाइल, जो आपके इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, उसके भी पर्सन को क्या अलग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, आइसोलेशन क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनको डिजीज हो गई है, उसको मेनिंजिस हो गया है, उसको मेनिंजाइटिस हो गई है, ठीक है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है। तो उस ट्यूबरक्लोसिस होने के बाद में यदि आप उसको आइसोलेट करते हो तो वो किसके अंदर जाएगा, क्योंकि इसमें डिजीज हो गई है। की पॉइंट क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डिजीज हो गई है, उस डिजीज को आपको क्या करना है, रोकना है। क्लियर है। तो ये कौन सा हो गया आपका, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कंप्लीट हो गया। तो देखो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, इसके अंदर अपन ने देखो क्या क्या चीजें देखी, इस चीज को देखो। अब देखो सेकेंडरी के अंदर अपन ने क्या देखा, ये देखो, एक तो अपन ने डेफिनेशन देखी, क्या डेफिनेशन देखी, पैथोजेनिक कंडीशन है। दूसरा अपन क्या करें कि ये इसको पैथोजेनिक में भी कौन सी पैथोजेनिक, अर्ली पैथोजेनिक। फिर अपन क्या करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कि जो आपकी डिजीज है उसके ट्रांसमिशन को क्या करना, रोकना, कंट्रोल करना, ठीक है। और इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करना, और उसके बाद में किससे, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना। ये इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट की पॉइंट क्या था, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का देखो मैंने आपको एग्जांपल बताया, क्या एग्जांपल बताया कि कोई भी आपका एसिड फास्ट बेसिलस आपको पता है रिस्क है, तो उसके लिए आप अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हो। और अर्ली आपको पता चला कि भाई इसमें एसिड जो फास्ट बेसिलस है उसका क्या हो सकता है, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपने उस इन्फेक्शन का पता चला, आपने अर्ली क्या कर दिया, ट्रीटमेंट चला दिया, कौन सा, डॉट्स, तो आपकी ट्यूबरक्लोसिस क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। क्लियर चीज है। तो ये किसके अंदर, उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर अपन ने कहा था कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, ऑल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करा, जितने भी आप टेस्ट करवाते हो सारे किसके अंदर जाएंगे, सेकेंडरी के अंदर। मॉन्टेक्स हो गया, पेपिस्मियर हो गया, बीएससी हो गया और टीएससी हो गया, ये सारे किसके अंदर जाएंगे, आपके सेकेंडरी के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट के जितने सारे प्रोग्राम है, आप सभी को पता बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं नाम लेता थक जाऊंगा, इतने सारे प्रोग्राम है, और वो सारे प्रोग्राम किसके अंदर जाएंगे, सेकेंडरी। उसके बाद में क्या होगा, आप कोई भी ड्रग दे रहे हो, ड्रग दे रहे हो आप ट्रीटमेंट के लिए, किस में जाएगा आपका, ये भी किसके अंदर होगा आपका, ये भी किसके अंदर होगा आपका,
सेकेंडरी के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था कि इम्यूनोग्लोबिन जितनी सारी यूज करती, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा, इम्यूनोग्लोबिन भी किस में जाएगा, फिर आपका डॉट्स भी किस में जाएगा, सेकेंडरी में, और आइसोलेशन भी किस में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। उसके बाद देखो लास्ट एंड नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट है उसका नाम क्या आपका टर्सरी। फोर्थ नंबर का नाम क्या है, क्या नाम है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या नाम है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब देखो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होगा, क्लियर चीज है। अब देखो पैथोजेनेसिस तो चल ही रहा है, डिजीज तो चल ही रही है, डिजीज की सीवियर फॉर्म, डिजीज की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म किसके अंदर आएगी, आपकी टर्सरी के अंदर आएगी। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, ये भी आपकी पैथोजेनिक फेज तो है ही। कौन सी फेज होगी, पैथोजेनिक फेज, क्लियर चीज है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर मैं क्या कह रहा हूं कि ये कौन सी पैथोजेनिक फेज है, ये है आपकी लेट पैथोजेनिक फेज, क्लियर बात है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अर्ली पैथोजेनिक फेज कौन सी है, सेकेंडरी। यदि आपसे पूछा जाए कि लेट जो आपकी पैथोजेनिक जो फेज है वो किसके अंदर आती है, टर्सरी के अंदर आती है, क्लियर, बेसिक चीज है। उसके बाद देखो, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है कि जो डिजीज की सीवियरिटी उसको कम करना। क्या कह रहा हूं मैं आपका, डिक्रीज सीवियरिटी ऑफ डिजीज। क्या करना, डिजीज की सीवियरिटी को क्या करना, कम करना, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, आपको क्या करना है, डिक्रीज कॉम्प्लिकेशन, डिजीज जो आपकी डिक्रीज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, जो डिजीज है उस डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को क्या करना, कम करना, उसकी जो सीवियरिटी उसको क्या करना, कम करना। वो कौन सी फेज के अंदर जाएगा, आपका टर्सरी, क्लियर चीज है। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, इस फेज का और नाम क्या होता है, इसका होता है आपका रिहेबिलिटेशन। क्या होता है आपका, रिहेबिलिटेटिव। कौन सी आपकी, इसको रिहेबिलिटेटिव फेज भी बोला जाता है। रिहेबिलिटेटिव का मतलब क्या हुआ, इस फेज को और अपन क्या बोल सकते हैं, रिकवरी फेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, रिकवरी फेज। कौन सी फेज, रिकवरी फेज, क्लियर चीज है। अब देखो रिकवरी और रिहेबिलिटेशन मतलब डिजीज हो गई है, डिजीज आपने क्या क्या सेकेंडरी प्रिवेंशन अच्छा नहीं किया, इसका मतलब डिजीज किस में चलेगी है, टर्सरी में चलेगी। अब डिजीज टर्सरी में चलेगी है तो आपको क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है, उसको रिकवर करना है, और ऐसी फेज को अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोला जाएगा, क्लियर चीज है। अब देखो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें आप क्या करते हो कि कोई भी डिजीज है उस डिजीज से इंपेयरमेंट नहीं हो और डिसेबिलिटी नहीं हो। देखो नेक्स्ट इसका देखो मतलब और डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, क्या डेफिनेशन होती है टर्सरी की, इसका मतलब होता है आपका प्रिवेंट इम्पेयरमेंट एंड डिसएबिलिटी ऑफ डिजीज। कि जो आपकी डिजीज हुई है उस डिजीज से एम्पेयरमेंट ज़्यादा नहीं हो और डिसेबिलिटी क्या हो आपकी कम हो, मतलब उन दोनों को आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब देखो एम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है और डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है और डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना 4 टर्म होती है, मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल जो आपकी जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड 4 टर्म होती है। एक टर्म का नाम होता है डिजीज, क्लियर। उसके बाद में सेकंड टर्म का नाम होता है आपका इम्पेयरमेंट, क्या होता है इम्पेयरमेंट, और उसके बाद में थर्ड कौन सी होती है आपकी डिसएबिलिटी, और फोर्थ वन का नाम क्या होता है आपका हैंडीकैप्ड, क्या होता है आपका हैंडीकैप्ड। तो ध्यान रखना देखो 4 चीजें, और अपन मोस्टली क्या मानते हैं, डिसएबिलिटी क्या मानते हैं, हैंडीकैप्ड नहीं, हैंडीकैप्ड अलग है, डिसेबिलिटी अलग है। अब देखो एग्जांपल से समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि डिजीज का मतलब ये होता है आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेस होना, वो क्या कहलाएगा, बीमारी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिजीज कहलाएगा, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में डिजीज हुई, उस डिजीज की वजह से यदि आपकी बॉडी में एक्चुअल कोई चीज का लॉस हो जाए, इसका मतलब लॉस कैसा हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, लॉस कैसा हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, लॉस कैसा हो सकता है आपका फिजियोलॉजिकल हो सकता है,
कैसा हो सकता है आपका, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, और लॉस आपका कैसा हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। कैसा हो सकता है आपका, साइकोलॉजिकल हो सकता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में ये दिया हुआ, कम से कम इसको 10 एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इम्पेयरमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, या आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये लिखा आएगा कि कोई भी पर्सन है उसका एक्चुअली एनाटॉमिकल पार्ट लॉस हुआ है, बताओ इसको क्या कहेंगे, डिजीज बोलेंगे, इम्पेयरमेंट बोलेंगे, डिसेबिलिटी बोलेंगे, या हैंडीकेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन इसको, इम्पेयरमेंट बोलेंगे। क्लियर चीज है? उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन क्या बोल रहे हैं, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि एनाटॉमिकल लॉस होना, फिजियोलॉजिकल लॉस होना, साइकोलॉजिकल लॉस होना, उसके बाद में आप क्या नहीं कर पाते हो, काम नहीं कर पाते हो। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझना। मैं कह रहा हूं कोई भी पर्सन था, वो घर से बाइक पे निकला और निकलते ही उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्लियर? अब उस पर्सन के एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब वो क्या होगी, डिजीज होगी। उस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या होगा, चेंजेज आए, उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेज आए। ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब उस पर्सन के एक्सीडेंट होने की वजह से पैर चला गया, उसका क्या चला गया, पैर चला गया, इसका मतलब उसका क्या हुआ, एनाटॉमिकल लॉस हो गया, उसकी बॉडी का एक पार्ट चला गया, और कौन सा लॉस हो गया, एनाटॉमिकल लॉस हो गया। क्लियर? उसके बाद देखो, अब एनाटॉमिकल लॉस हो गया, अब देखो डिसेबिलिटी किसे कहेंगे। अब उसका एक्सीडेंट हुआ, पैर चला गया, अब पैर चला जाने के बाद में वो चल नहीं पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, डिसेबिलिटी। पहले पैर थे उसके, दोनों पैर थे, इसका मतलब अच्छे से चल पा रहा था, ये उसकी एबिलिटी थी, लेकिन पैर चला गया, इसका मतलब क्या होगा, डिसेबिलिटी। तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या नहीं कर पाएगा, कैन नॉट वॉक, क्या नहीं कर रहा, इसका पैर टूट गया, और पैर टूटने की वजह से चल नहीं पाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिसेबिलिटी। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, हैंडीकैप। एक्सीडेंट हुआ, पैर चला गया, चल नहीं पा रहा है, अब वो पर्सन क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था, और वो घर से 15 किलोमीटर दूर जॉब कर रहा था। अब घर से 15 किलोमीटर दूर जॉब कर रहा था, इसका मतलब उसको जॉब पे ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब जिस सेंटर पे जाना पड़ेगा, जॉब कर रहा था वहां पे। अब उसका क्या, वो चल नहीं पा रहा है, उसको एक्सीडेंट हुआ, पैर चला गया, और पैर जाने के बाद में वो चल नहीं पा रहा है, मतलब उसकी क्या चली गई, जॉब चली गई। क्या चली गई, उसकी जॉब चली गई। जॉब चली गई मतलब वो आप खुद की इंडिविजुअल की जो नीड है, जो बेसिक नीड है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा, और बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाएगा, ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हैंडीकैप बोलेंगे। ध्यान रखना, ये 4 टर्म है, उन 4 टर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो डिजीज का मतलब आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में इंपेयरमेंट होता, इसका इंपेयरमेंट का मतलब क्या हुआ, एनाटॉमिकल, जो आपका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लॉस होना, और डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसकी सीवियर फॉर्म है। ठीक है? और इसके बाद ये किसकी फॉर्म है, इसकी सीवियर फॉर्म है, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है। क्लियर चीज है? तो ध्यान रखना, कोई भी डिजीज है उसका इंपेयरमेंट नहीं हो, डिसेबिलिटी नहीं हो, उसको प्रिवेंट करना है, किसके अंदर जाएगा, आपका टेरेसरी के अंदर जाएगा। क्लियर चीज है? अब देखो इसमें, देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रिवेंट, देखो इंपेयरमेंट, ये आपका इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। क्लियर चीज है? अब देखो इसका एग्जाम्पल, आपको इसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अब देखो इसके प्रिवेंट करने के एग्जाम्पल देखना। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी पर्सन को पोलियो हो गया, ठीक है, आपने ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसको ठीक नहीं हो रहा है, ये एग्जाम्पल क्या हो गया, पोलियो। ठीक है? अब पोलियो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अब इसको, इस और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या दे सकते हो, फिजियोथेरेपी दे सकते हो। यदि आप पोलियो वाले पर्सन के अंदर क्या देते हो, क्या देते हो, फिजियोथेरेपी। क्या देते हो, फिजियोथेरेपी। ये किसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टेरेसरी का। अब देखो आपने पोलियो के लिए ट्रीटमेंट भी चलाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, अब आप फिजियोथेरेपी क्यों दे रहे हो उसको, फिजियोथेरेपी इसलिए दे रहे हो कि अब इस पोलियो वाले पर्सन के अंदर ज्यादा मसल्स फास्टिंग नहीं हो, ज्यादा मसल, यदि वो एक्सरसाइज करेगा, फिजियोथेरेपी करेगा, तो उसकी मसल्स है, उस मसल्स में सर्कुलेशन होगा, ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, और अच्छी होगी सर्कुलेशन, नर्व सप्लाई अच्छी चलेगी, इसका मतलब मसल्स फास्टिंग नहीं होगी, और मसल्स फास्टिंग नहीं होगी तो उसको पैरालिसिस नहीं होगा। तो अब अपन क्या करें, डिसेबिलिटी और इंपेयरमेंट प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। क्लियर? उसके बाद देखो और एग्जांपल्स, और एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यदि आप किसी भी डिजीज की सर्जरी करते हो, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन एग्जाम में, क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि कोई भी पर्सन था, उसको गाल ब्लेड का स्टोन था, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन गाल ब्लेड का बार बार स्टोन बन रहा है, अब आप उसमें क्या करोगे। यदि आप गाल स्टोन बार बार बन रहा है, आपने ट्रीटमेंट किया, ठीक नहीं हुआ, उसके बाद में यदि उसको क्या कर रहे हैं, अपन सर्जरी कर रहे हैं,
अपन उसका क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर काउंट आएगा, किसके अंदर आएगा, किसके अंदर, आपका टर्सरी के अंदर आएगा। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो, अब देखो ट्यूबरक्लोसिस का अपना एग्जांपल चलता आ रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आपने क्या दिया, कोई भी ट्यूबरक्लोसिस वाला पर्सन था, उसको डोज दी। अब डोज देने के बाद में भी वो पर्सन ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी स्टेज में चला गया, लेट पैथोजेनिक स्टेज। और इसमें आप क्या चलाओगे, क्या चलाओगे, एक्सडीआर। क्या चलाओगे, एक्सडीआर, मतलब जो आपकी एक्सट्रीम जो आपकी ड्रग है वो चलाओगे, ठीक है। एक्सडीआर ट्रीटमेंट करोगे, मतलब क्या करोगे, यदि आप इससे सीवियर ट्रीटमेंट करते हो, डॉट से ऊपर भी आप क्या करते हो, एक्सडीआर टीबी होगी, ठीक है, एक्सडीआर होगी आपकी, ठीक है, एमडीआर टीबी होगी, एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी। यदि आप इसका मैनेजमेंट करते हो, वो किसके अंदर काउंट होगा, आपका टर्सरी। तो देखो तीन चीजें आपके पास में आई, बीसीजी वैक्सीन किस में जा रहा था, प्राइमरी के अंदर, डॉट्स किस में जा रहा है, सेकेंडरी के अंदर। यदि डॉट्स से भी ऊपर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, कौन सा, आपका एक्सडीआर और आपका क्या हुआ, एमडीआर टीबी का, तो किसके अंदर जाएगा, आपका टर्सरी के अंदर। देखो वर्ड चेंज होते ही आपका क्या होता है, आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट और एग्जांपल, अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि मैं एक डिजीज के नाम ले, क्रोनिक डिजीज, जैसे माना कि पार्किंसन डिजीज हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा हूं, कैंसर हो गया, कैंसर को अपन ठीक नहीं कर सकते। और उसके बाद में क्या होगा आपका, ये हो गया आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कौन सा, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्लियर चीज है। अब देखो तीन चीज, पीडी का मतलब क्या हुआ, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि डोपामिन की क्या होती है, आपकी कमी होती है। डोपामिन की कमी होने की वजह से क्या होता है कि जो आपके बहुत सारे ट्रेमर्स आते हैं, जो सीजरिंग गेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यदि आप ऐसी डिजीज है उसको आप ठीक कर रहे हो कि भाई इससे, इसकी वजह से इंपेयरमेंट नहीं हो, डिसेबिलिटी नहीं हो, उसको आप इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी कम करते हो, तो किसके अंदर आएगा, आपका टर्सरी। उसके बाद में कौन सा हो गया, कैंसर। कैंसर को अपन बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, बहुत सारे ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, जो आपका प्लास्टिक जो कैंसर हो गया, ठीक है, बोन मेरो कैंसर हो गया, ठीक है, तो स्पाइनल का कैंसर हो गया, इसको आप ठीक नहीं कर, मतलब आपकी कौन सी सीवियर स्टेज है। इस सीवियर स्टेज का यदि आप क्या करते हो, जैसे आपका कैंसर वाला पर्सन है, आपको पता है इसको ब्लड कैंसर हो गया, ठीक नहीं होगा, तो आप कौन सा लेवल करो, टर्सरी लेवल करोगे। और टर्स लेवल कैसे करोगे, आप क्या करोगे, उसमें कौन सी पैलिएटिव केयर दोगे। आप सभी को पता है पैलिएटिव केयर मतलब क्या होगा, अब जैसे ही क्या करे, आपको क्या करना है, उसके दर्द को कम किया जाए, ठीक है, उसकी जो भी आपकी बेसिक जो चीज़ है, उसकी इच्छा है उसकी पूरी की जाए। आपको पता है कि इसकी डेथ तो निश्चिंत है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब आप सभी को पता है कि ये किसकी, आपकी नर्वस सिस्टम की बीमारी है। और इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो आपकी माइलिन शीथ है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी जो माइलिन शीथ है वो डैमेज हो गई, और माइलिन शीथ डैमेज होने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जैसे माना कि पार्किंसन डिजीज हो गई, कैंसर हो गया, उसके बाद में आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, उसके बाद में आप क्या हो गया, सर्जरी कर रहे हो, उसके बाद में आप एक्सडीआर कर रहे हो, उसके बाद में क्या कर रहे हो, एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये सारा किसके अंदर जाएगा, टर्सरी लेवल के अंदर जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना टर्सरी लेवल का आप मतलब क्या समझे, इसका आप बेसिक मतलब क्या समझे। तो देखो बेसिक मतलब आप क्या समझे, ठीक है। ये देखो टर्सरी का मतलब कौन सी, आपकी पैथोजेनिक तो है, उसके बाद अपन के कौन सी पैथोजेनिक, लेट पैथोजेनिक है। उसके बाद अपन क्या कह रहे हैं, इसमें आपको करना क्या है, डिजीज की सीवियरिटी कम करना है, डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को कम करना है, इंपेयरमेंट को प्रिवेंट करना है, और डिसेबिलिटी को क्या करना है, प्रिवेंट। ध्यान रखना क्वेश्चन में ये मेंशन आएगा सिंपल सा कि इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंट इन विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपको सीधा कौन सा करना है, टर्सरी के ऊपर जाना है। क्लियर चीज है। तो ये आपका क्या हो गया, और इसको अपन और क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेटिव फेज बोला जाता है, रिकवरी फेज बोला जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर अपन ने क्या इंपेयरमेंट का मतलब समझाया था मैंने आपको, डिसेबिलिटी का मतलब समझाया था, ठीक है। और उसके बाद आपका डिसेबिलिटी क्या होता है, हैंडीकैप क्या होता है, डिजीज, इन सब का है मतलब समझाया। और उसके बाद अपन क्या कह रहे हैं, पोलियो हो गया, ठीक है। देखो नॉर्मल जो भी थेरेपी होगी, नॉर्मल मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए अपन जो थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, वो थेरेपी आपकी सेकेंडरी में जाएगी। लेकिन यदि वो आपकी डिजीज, आपको पता है डिजीज कैसी है कि ठीक नहीं होगी, तो उसको अपन ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी देंगे, ठीक है। पोलियो के लिए हो गया, सर्जरी हो गया, एक्सडीआर एमडीआर टीबी, ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके टर्सरी। अब देखो एक वर्ड कौन सा आ रहा है आपका, रिहेबिलिटेशन। अब देखो इस रिहेबिलिटेशन का मतलब समझ लो, ठीक है, ये आपका रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन। अब देखो रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, इसका एक बेसिक मतलब होता है आपका रिकवरी। क्या मतलब होता है आपका, रिकवरी। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या हुआ, रिकवरी। क्लियर चीज है। अब देखो रिकवरी क्या होती है, रिहेबिलिटेशन क्या होता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि वापस एबिलिटी,
रीएबिलिटी, क्या करना, जनरेट रीएबिलिटी एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल की एबिलिटी को वापस क्या करना, उस इंडिविजुअल वापस को रीजनरेट करना, वापस क्या करना, रिकवरी करना, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिहेबिलिटेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे, रिहेबिलिटेशन। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना, किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी को अपन क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना क्या होगा आपका, रीस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी। ये क्वेश्चन आएगा आपका डायरेक्ट, रीस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी। और रीस्टोरेशन एबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिकवरी। अब देखो रीहेबिलिटेशन के ऊपर दो चीज और ध्यान रख लो। रीहेबिलिटेशन अपन किसी भी पर्सन का करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। उसके अंदर एक तो अपन क्या करते हैं, जो फंक्शनल एबिलिटी उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। किसके ऊपर, आपका किसको इंप्रूव करोगे, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। रीहेबिलिटेशन में क्या इंप्रूव करोगे, इंप्रूव फंक्शनल एबिलिटी। आप क्या कर रहे हो, फंक्शनल एबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हो। ध्यान रखना रीहेबिलिटेशन के अंदर हमेशा फंक्शनल एबिलिटी को क्या क्या इंप्रूवमेंट। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ये, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसके दोनों पैर कट गए, ठीक है, दोनों पैर कट गए। अब आप इसको क्या करो कि ये बंदा क्या कर सकता है, ये दूर नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसी जॉब जैसे माना कि स्टैंडिंग वाली जॉब नहीं, खड़े रहने वाली जॉब, गार्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें आपकी दूसरी जो आपकी मिलिट्री फोर्सेज इनमें नहीं जा सकता। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, तो देखो आप इसके लिए ऐसा करो कि ये बैठ के क्या काम कर सकता है, घर के ऊपर क्या काम कर, वो कौन सी इसमें फंक्शन है जिसमें आप अच्छा काम कर सकता है। तो ध्यान रखना रीहेबिलिटेशन में हमेशा किसको, फंक्शनल एबिलिटी के ऊपर जोर दिया जाता है, ठीक बात है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट, अपन क्या करें, रीहेबिलिटेशन के लिए हमेशा क्या दी जाती है, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है आपकी, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब जो जिस काम में आप माहिर है, जो काम अच्छे से आप कर सकते हो, उसके लिए ट्रेनिंग देना, ठीक है। और उसको अपन क्या बोलेंगे, रिहेबिलिटेशन। क्लियर चीज है। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब समझ में आया, रीस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी, रीजनरेशन ऑफ एबिलिटी, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिहेबिलिटेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिकवरी। और रिहेबिलिटेशन हमेशा किस चीज के ऊपर जोर दिया जाता है, किसके ऊपर, फंक्शनल एबिलिटी के ऊपर जोर दिया जाएगा। और उसके बाद अपन क्या करें कि वोकेशनल ट्रेनिंग की जाती है इसके लिए। तो ये अपना क्या हो गया था, आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर चीज है। अब देखो लेवल ऑफ प्रिवेंशन को देखो मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं विद इन 2 मिनट्स के अंदर। क्लियर, देखो अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और देखो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। अब देखो लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपन ने देखो मतलब देखा था, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। एक का नाम होता है आपका प्रीमोडियल, सेकंड का नाम क्या होता है आपका प्राइमरी, थर्ड का नाम क्या होता है आपका टर्सरी और सेकेंडरी, और उसके बाद में क्या होता है आपका टर्सरी। 4 हो गए। अब देखो प्रीमोडियल अपन ने क्या, इंडिविजुअल हेल्दी है, इसका मतलब आपको इसमें क्या करना है कि इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं उससे पहले ही अपन एलिमिनेट कर दें, जिससे डिजीज होगी नहीं। और इसके दो मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, उसका नाम क्या है, हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्लियर चीज है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था प्राइमरी, और प्राइमरी अपन ने क्या बोला था, प्री पैथोजेनिक कंडीशन। और प्राइमरी आपका कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिजीज नहीं हुई है, वहां आपका कौन सा लेवल आपका अप्लाई होगा, वहां कौन सा लेवल होगा आपका, प्राइमरी लेवल। और प्राइमरी लेवल में देखो अपने एग्जांपल देखे थे, कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वाले देखे थे, कि आप इम्यूनाइजेशन करते हो, वैक्सीनेशन करते हो, बीसीजी वैक्सीनेशन, कोई भी कीमो प्रोफाइलैक्सिस करते हो, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन ए, क्वारंटीन यूज करते हो, आप आयरन जो फॉलिक एसिड उसकी टैबलेट लेते हो, सारा किसके अंदर जाएगा, प्राइमरी के अंदर जाएगा। उसके बाद कौन सा था आपका सेकेंडरी को अपन क्या बोल रहे थे, पैथोजेनिक फेज। और पैथोजेनिक फेज का मतलब क्या हुआ कि इसमें पैथोजन प्रेजेंट। और सेकेंडरी को अपन कौन सी पैथोजेनिक फेज बोल रहे थे, अर्ली पैथोजेनिक फेज। और इसका मतलब की पॉइंट इसके अंदर क्या था कि डिजीज हो गई है, इस डिजीज को कंट्रोल कीजिए। क्या करना है, डिजीज को कंट्रोल कीजिए, उस डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को कम कीजिए, डिजीज को अर्ली स्टेज में रोकिए, ठीक है। और इसमें की पॉइंट क्या था, अर्ली डायग्नोसिस एंड क्या था आपका ट्रीटमेंट। क्लियर। अब देखो इसके एग्जांपल क्या थे, ऑल टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, उसके बाद क्या, ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम, उसके बाद का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, उसके बाद में क्या था आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। उसके बाद में डॉट्स, और उसके बाद में आपका क्या था, आइसोलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था आपका टर्सरी। और टर्सरी में अपन क्या कह रहे हैं, टर्सरी आपकी पैथोजेनिक कंडीशन है, कौन सी पैथोजेनिक, लेट वाली।
अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि सीवियरिटी को कम कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, सीवियरिटी को कम कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि डिजीज के आप इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी को क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, कि भाई इस डिजीज से आपका इंपेयरमेंट नहीं हो, डिसेबिलिटी नहीं हो। और इसके अंदर आप क्या एग्जांपल्स आएंगे, आप सर्जरी कर रहे हो, ठीक है, आप XDR टीबी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप MDR टीबी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो कोई भी सीवियर डिजीज होती है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस हो गया, उसके लिए आप फिजियोथेरेपी दे रहे हो। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखा था कि जो आपका पार्किंसन डिजीज हो गई, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट और क्या देखा था आपने कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी जो भी तमाम सीवियर डिजीज है वो किसके अंदर आएगी, टर्सरी। और टर्सरी के अंदर क्या था, रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन का मतलब रीएस्टोरेशन ऑफ द एबिलिटी, और रीएस्टोरेशन एबिलिटी का मतलब क्या होगा, रिकवरी, डिजीज से पहले जैसी कंडीशन में लाना। क्लियर चीज है। और रिहेबिलिटेशन में किसके ऊपर जोर दोगे, फंक्शनल एबिलिटी। और इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दोगे उस इंडिविजुअल को। क्लियर चीज है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, कौन सा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से ये कह रहा हूं, यदि आप ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ के चले जाना और उसके बाद आप एग्जाम में बैठ जाना, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और आज इस वीडियो को देख के आप घर पे जाके किसी भी क्वेश्चन से आप सॉल्व करना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं गारंटी से कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और मैं आपको यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। क्लियर। थैंक यू सो मच।